Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is don't let your yesterday take up too much of today. Okay, everybody take out your science book. हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे थे और एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे. कल हमने एयर पोल्यूटेंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनके इफ़ेक्ट्स भी पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स कॉज बाय पोल्यूटेंट्स इन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट है आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड. इफ़ेक्ट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑन पेज नंबर 43. सल्फ़र डाइऑक्साइड कैन कॉज. बच्चे अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपके जो है कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है. आप अपना वाईफाई के सिग्नल्स और ये कनेक्शंस चेक करें. इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ एंड थ्रोट. सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से आंखों में इरिटेशन होगी, नोज़ और थ्रोट में, गले में भी. ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी, निमोनिया होगा, अस्थमा प्रॉब्लम एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो आपका रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को कहते हैं. मीन्स सांस लेने में जो है मसला होगा या प्रॉब्लम होगी. लंग कैंसर्स होगा, रिस्पायरेटरी फेलियर होगा, वही सांस का इशू बार बार कह रहे हैं. एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिस इज़ द हार्ट डिजीज़. ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स वेसल्स. आपका जो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. नाउ कम्स टू द पेज नंबर 44. इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कल हमने ये सारे पोल्यूटेंट्स पढ़े थे, आज उनके इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज severe effects on lungs tissues and damage them badly. Difficult in breathing and respiratory illness, failure of heart. सांस का मसला होगा, रिस्पायरेटरी जो आपका पूरा ट्रैक है उसको इफ़ेक्ट करेगा. इसके अलावा आपके जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर देगा. मतलब आपका रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. इसके अलावा हार्ट इफ़ेक्ट होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट. क्या होगा, कार्डियो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होगा, ठीक है, और हार्ट आपका डैमेज होगा. सिवियर हेडेक्स, सर में दर्द होगा, नोज़िया, आपको नज़ला वगैरह फील होगा. इसके अलावा डिजीनेस. डिजीनेस कहते हैं नींद का आना, ठीक है, डिजीनेस मतलब नींद. रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन की कमी होगी. ऑक्सीजन की कमी किस तरह से होगी, जो हेमोग्लोबिन है वो आयरन से बनता है. हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक केमिकल कह सकते हो, केमिकल सब्सटेंस है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आयरन से बना हुआ होता है. और उसका काम आपके सेल्स में या बॉडी के अंदर ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है. इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFC गैस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन सोर्स ऑफ द स्किन कैंसर, ठीक है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. Generally, human activities such as use of vehicles, burning of fuels, aerosol sprays, fertilizers and waste products, insecticides and deforestation are affecting environment. These actions can cause degradation of habitats and also results in the depletion of natural resources. यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ह्यूमन की वो एक्टिविटीज़ जो कि नुकसान पहुँचा रही हैं इन्वायरमेंट को, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उनसे निकलने वाला जो स्मोक है वो इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूट कर रहा है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स या जितने भी फ्यूल्स कंबस्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. एरोसोल स्प्रेज वगैरह जो हैं जो कि किए जाते हैं अक्सर यील्ड्स और क्रॉप्स वगैरह में, जो स्प्रेज किए जाते हैं फॉर द किलिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स के लिए या इंसेक्ट्स के लिए, वो जो हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ करते हैं
वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है जिसको जलाया जाता है उसका स्मोक जो है इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। इंसेक्टिसाइड, डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, बिल्कुल प्लेन एरिया कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं ट्रीज़ की, इसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। ये जो हैं जितने भी एक्शंस या जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, एक तो हैबिटेट को जो है डिस्टर्ब कर रही हैं। किन के हैबिटेट्स को, एनिमल्स के हैबिटेट्स को डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशंस होंगी तो जाहिर सी बात है वो एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, जो ट्रीज़ पे रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको उनके हैबिटेट को जो है डिस्टर्ब कर दिया जाता है। इसके अलावा ओज़ोन डिप्लीशन में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रही हैं। इनकी वजह से, इनके स्मोक की वजह से ये सब जो है एयर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से जो ओज़ोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़राब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। नाउ व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? When the UV rays means ultraviolet rays, radiations enter the earth, a part of it is absorbed by the earth and the rest are reflected back to the atmosphere. आपकी जो सन रेज से जो रेज़ आ रही होती हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेज़ कहते हैं, जो डायरेक्टली अगर आपकी स्किन पे पड़ें तो वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हैं। तो उसके लिए एटमॉस्फेयर में एक ओज़ोन लेयर प्रेजेंट है जो कि आपको उससे क्या करती है, सेव करती है, या उनका इफ़ेक्ट इतना कम कर देती है कि अगर वो आप तक पहुँचे भी तो आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि अर्थ तक पहुँच रही हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ में, और कुछ जो है वो रिफ़्लेक्ट कर जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और कुछ क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ अर्थ की जो मतलब जो ग्रेविटी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ जो है वो रिफ़्लेक्ट हो जाती है, मतलब पास आउट हो जाती है, ये यूज्ड हो जाती है। सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, methane CH4, oxides of nitrogen NO and water vapors etc. trap a part of heat reflected by the earth causing an increase in the atmospheric temperature. ये जितने भी नेचुरल गैसेस जो हैं प्रेजेंट हैं इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, ये क्या करते हैं, उन हीट्स वो जो रेज आ रही हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, वो जो रिफ़्लेक्ट हुई हुई होती हैं उनको ट्रैप कर लेती है और उनको इंक्रीज़ कर देती है उनके टेम्परेचर को, और वो एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। द गैस इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस गैसेस। जो गैसेस इन्वॉल्व हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए उन गैसेस को आप क्या कहते हो, ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 45, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके पास ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। An increase in the greenhouse effect can lead to the global warming and climatic change. अब ये इंक्रीज जो एटमॉस्फेरिक चेंज जो आया है, ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो आया है, ये क्या कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज। कोल बर्न इन पावर स्टेशंस, कौन से पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस या इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर कोल को अगर बर्न किया जा रहा है। कंटेन्स कार्बन विच कम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा कार्बन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, विच इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन एयर। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तादाद ज़्यादा हो जाएगी, किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नाउ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। ये आपके पास उसकी डेफिनेशन कह लो, या अगर कोई आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो। पीछे ग्रीन हाउस की जो है वो डेफिनेशन भी थी, अगर आपने अंडरलाइन की हो। ये यहाँ से आप कर सकते हो कि सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यहाँ तक शॉर्टली भी अपने वर्ड्स में भी बता सकते हो। ये आपके पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की डेफिनेशन है, और आगे जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की है। ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा, द ग्रीन हाउस गैसेस आर
continually increasing in the atmosphere and speeding up the greenhouse effects. As a result, the earth is getting warmer and warmer. This phenomena is known as global warming. किस तरह से आपके पास जो ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं, द ग्रीन हाउसेज गैसेज आर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग, अगर वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होंगी, यहाँ से आप उसको कर सकते हो, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर एंड स्पीडिंग द अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट. As a result, the earth is getting warmer and warmer. This phenomena is called global warming. क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ज़्यादा जो है वो गैसेस की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर जो होगा उसमें जो क्लाइमेटिक चेंज आएगा, किस तरह से कि टेम्परेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वार्मर होता जाएगा, तो वो फिनोमिने को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉजिंग द ग्लेशियर्स टू मेल्ट एट एन अलार्मिंग रेट. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया, सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली पहुंच रही हैं, टेम्परेचर हाई है, वार्मर है, हॉट है, तो जितने भी माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लेशियर्स क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो मेल्ट होकर रिवर्स, ओशंस, लेक वगैरह में ऐड होना स्टार्ट कर देंगे. द स्नो ऑन पोलर रीजन एंड द माउंटेन्स मेल्ट फास्टर कॉजिंग फ्लड्स एंड रेज इन द लेवल ऑफ सी वाटर. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी जो सी लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो और ग्लेशियर्स, जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं, और फ्लड्स क्या करते हैं, नुकसान करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द लाइफ ऑन अर्थ, स्पेशली टू फ्यूचर जनरेशंस. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है. एक तो हम अपने जो एटमॉस्फेयर हैं उसको साफ़ नहीं रख रहे हैं, वो पोल्यूट है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से. इसके अलावा ये हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं. क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, रेज करता है, जिसकी वजह से जो स्नो होती है या ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, ओशंस, लेक्स, रिवर्स वगैरह में ऐड हो जाते हैं, और फिर वो फ्लड कॉज करते हैं, और फ्लड्स जब आ जाते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है. तो ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस थ्रेट है जो कि आगे फ्यूचर जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है दे सकती है. नाउ व्हाट इज़ एसिड रेन. एसिड रेन हमने वैसे पीछे तो पढ़ी थी, लेकिन अभी यहाँ डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. पेज नंबर 46. When the quantity of acids increase in the atmosphere. क्वांटिटी ऑफ एसिड एटमॉस्फेयर में किस तरह से इंक्रीज़ होगी, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ की वजह से. इंडस्ट्रीज़ में कंबस्टन का प्रोसेस होगा, वो जो है उनका स्मोक जो है वो एटमॉस्फेयर में जाकर मिक्स हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऐड होगा, तो जाहिर सी बात है उन एसिड्स की वजह से क्या होगा, एसिड रेन होगी. इट लेट्स टू एसिड रेन ड्यूरिंग रेनफॉल. जब रेनफॉल हो रही होती है तो उसमें जो एसिड्स के फ्यूम्स वगैरह ऊपर जब एटमॉस्फेयर में गए होते हैं और वो क्लाउड्स में चले जाते हैं, तो जब रेनफॉल होती है तो वो एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, नीचे दोबारा एटमॉस्फेयर में आते हैं, एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स and humans also. Acid rains are the result of excessive carbon dioxide. excessive मतलब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, स्मोक प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में, तो ये सब मिलकर क्या करेंगे, एसिड रेन कॉज करेंगे. व्हेन दीज गैसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर वेपर्स, एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ वेरी हाईली डेंजरस एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड. सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं जब ये सारे जो मैंने अभी आपको गैसेस का नाम लिया, ये सारी गैसेस जब एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो ये आपके पास दो जो हैं एसिड्स बनाती हैं, एक है सल्फ्यूरिक, एक है नाइट्रिक एसिड. तो ये जब बन जाते हैं तो ये एसिड्स जो हैं रेन की फॉर्म में जो हैं, रेनफॉल की फॉर्म में नीचे एटमॉस्फेयर तक आ जाती हैं. Acid rain harms a lot of living and non-living things. For example, kill the aquatic life in the river, ponds and lakes. Aquatic life जितनी मेरीन लाइफ है आपके पास वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एसिड वाला, वो एसिड्स रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आ रही, तो जाहिर सी बात है वो पोन्ड्स, रिवर, लेक्स में भी जाएगा. डिस्ट्रॉय द लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्रीज. बार्क जो आपका जो लॉग होता है, स्टेम्प होता है ट्री का,
उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगी, लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। करोड्स द मेटल मतलब जंग लग जाएगा मेटल्स को। एंड स्टोन्स यूज़ इन बिल्डिंग, जो स्टोन्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे एसिड्स की वजह से। डैमेजेस द क्रॉप्स, जितनी भी फील्ड्स वगैरह होंगी, यील्ड्स वगैरह, वेजिटेशन जितनी भी होगी, उन सबको क्या कर लेंगे, डैमेज कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द पेज नंबर 47, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एयर पोल्यूटेंट्स। द वर्ड ओजोन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग ओडोर। स्ट्रॉन्ग ओडोर मीन्स स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्रेगरेंस। ओजोन इज़ अ गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3। ओजोन का आपके पास केमिकल फार्मूला है O3। ठीक है, ओजोन इज फॉर्म व्हेन सनलाइट हिट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक अप देम इनटू इंडिविजुअल एटम्स। ओजोन किस तरह से बनती है, ओजोन गैस किस तरह से बनती है, जब सनलाइट हिट करती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, 1 में चेंज हो जाते हैं। O2 है ना, स्प्लिट हो जाएगा O में। ठीक है, these individual atoms then combine with O2 molecules and make O3। वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएगा O2 के साथ और O3 ओजोन गैस की जो है या ओजोन मॉलिक्यूल की जो है प्रोडक्शन हो जाएगी। द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ अ फेयरली हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स नोन एज ओजोन लेयर। अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपके पास ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में, जिसको ओजोन लेयर या ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। और वो क्या करती है, वो आपको यूवी रेस की कंसंट्रेशन कम करके उसको एटमॉस्फेयर में भेजती है ताकि वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक है, आपको एज अ शील्ड जो है प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे मैं फिर इसको कंटिन्यू करूँ। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? Okay, the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun, as I told you. Chlorofluorocarbons, which are used in air conditions, refrigerators, spray, etc., enter the air due to the leakage from these appliances. On reaching the ozone layer, they break down the ozone molecules and thus cause depletion of the ozone layer. This phenomena is of the ozone layer depletion is not only harmful to human beings and also damages other organisms. अब मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने में ज़्यादा जो हाथ है वो CFCs गैस का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो उसको कहा जाता है, ये यूज़ होती हैं एज अ कूलिंग एजेंट इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। जब ये अप्लाइंसेस जो हैं आपके पास, ये एयर कंडीशनर्स और ये रेफ्रिजरेटर्स, अगर इनमें लीकेज है और इनसे इस गैस की इमिट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये गैस जो है जाकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये क्या करते हैं, ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन की लेयर में डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय स्टार्ट हो जाता है। और ये ओजोन लेयर एज अ शील्ड आपको प्रोटेक्ट कर रही है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। अगर ये पूरी की पूरी ख़राब हो गई, डिप्लीट हो गई, तो वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस हम तक पहुँचेंगी और हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, सेवरल डिजीज़ कॉज हो जाएंगी हमारे अंदर। इसके अलावा ये जो फिनोमेना है, जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक हो रहे हैं, डिप्लीशन कॉज हो रही है, इस फिनोमेना को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, जितने भी लैंड पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सब के लिए ये हार्मफुल होगा। ठीक है, मैंने कल भी क्लास 7-8 आपको बार बार कहा था कि मुझे अपने काम की पिक्चर सेंड करें, एक्सेप्ट मुनज़्ज़ा। मुझे अभी मुनज़्ज़ा एंड मिसबा, मुझे किसी ने अपने काम की पिक्चर सेंड नहीं की। तो क्यों नहीं की? आप लोग या तो साथ साथ काम नहीं कर रहे हो, और अगर काम कर भी चुके हो तो मुझे भेजें, ताकि मैं अगर कोई मिस्टेक है तो मैं अभी से आपको बता दूं, आप उसको करेक्ट कर लो। मैंने कल भी कहा था यूनिट 2 से यूनिट 3 तक मुझे सब अपना काम सेंड करें। कल तो मैंने होमवर्क नहीं दिया, आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, क्योंकि आप लोग तो सीरियस नहीं हो, मुझे तो पिक्चर्स नहीं भेजे, तो मैं तो आप लोगों के लिए काम स्टॉप नहीं कर सकती ना। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 का जो है काम सेंड करूंगी। कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।